Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear class 9th students, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 की शुरुआत हम कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के असाइनमेंट पोर्शन को। यस स्टूडेंट्स, ये जो असाइनमेंट वाला पोर्शन है ये आपकी बुक में चैप्टर के बाद मेंशन है, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक्सरसाइज टाइप है, लाइक उसी के साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को असाइनमेंट पोर्शन के हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, होप आपने देखा होगा। और आज की इस वीडियो में हम इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मतलब थ्योरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। इनके आंसर्स आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, सो रिमेंबर आपको वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको नोट डाउन कर लेने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बुक लेकर बैठिए, वहीं आप लिखते जाइए या टिक मार्क कर लीजिए जैसे आपको अच्छा लगता है, राइट। सो असाइनमेंट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसी में से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, राइट। सो दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ना सिर्फ K-12 बल्कि आप सीबीएसई, हिंदी इंग्लिश मीडियम, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। सो शुरुआत कर लेते हैं आज की इस वीडियो की इसी अच्छी बात से, जिसमें हम असाइनमेंट पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगेन आई एम टेलिंग हमने डिस्कस कर लिए हैं, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो सारे वीडियो लेक्चर्स आप ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ईजी वे में आप सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एंड रिमेंबर इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। सो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हमने 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस कर लिया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्दर इनके टाइप्स को हमने और एक्सप्लोर किया था, डिटेल में समझा था, राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है बनता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी इनकी इंडिविजुअली पूछी जाती है, तो बहुत ध्यान से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। क्या आंसर करके आ सकते हो भाई? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर 2 लाइन का डेफिनेशन होता है, कैसा? 2 लाइन का डेफिनेशन इनके डिफरेंस पर। हार्डवेयर वो सारे पार्ट होते हैं जो कि टेंजिबल पार्ट्स होते हैं। टेंजिबल मतलब जिन्हें आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस पार्ट्स, टच कर सकते हो, ठीक है। जो फिजिकली सारे पार्ट्स आपको दिखते हैं ना, ठीक है, वो जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो टेंजिबल जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। अब जितने भी इनटेंजिबल पार्ट्स होते हैं, क्या? इनटेंजिबल मतलब जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो, क्या कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो, ठीक है, टच नहीं कर सकते हो, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एक्चुअली यदि देखा जाए तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस जो हार्डवेयर को रन करने में कैपेबल होते हैं, जो इन हार्डवेयर को रन करने में कैपेबल होते हैं। मीन्स यदि आपके पास हार्डवेयर है ना, और आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, सिर्फ आपके पास हार्डवेयर सिस्टम है, मतलब कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम में आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर सिस्टम है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, सब चीज़ें, ठीक है, लेकिन उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स नहीं है, आप उसका यूज़ ही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। बिना हार्डवेयर के ना तो आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाओगे और बिना सॉफ्टवेयर के ना तो आप हार्डवेयर का यूज़ कर पाओगे। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों की ज़रूरत होती है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की सॉफ्टवेयर में सबसे जो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि ये आपके किसी भी हार्डवेयर डिवाइस में नहीं होता, आपके कंप्यूटर सिस्टम में नहीं होता है, तो आप और अदर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर पाओगे। सो यदि अब इसमें डिफरेंस लिखने को आएगा तो क्या लिख कर आओगे? ये सारी चीज़ समझ में आ गई ना अच्छे से? देखो, हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो फिजिकल और टेंजिबल जितने भी पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। द कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। अब ये टेंजिबल और फिजिकल कंपोनेंट्स कौन से? जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप टच कर सकते हो। जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, सीपीयू में जो प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, जितने भी डिवाइसेस आपको दिखते हैं वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। तो ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन बता रही हूँ। इनपुट डिवाइस जिसमें कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, MICR, OCR आता है। आउटपुट डिवाइस जिसमें हम डिस्कस कर लें मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। CPU प्रोसेसिंग डिवाइस,
एलयू यूनिट, रैम, रोम वगैरह जो होती हैं आपकी डिस्क, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। किसके एग्जाम्पल्स हैं ये? कंप्यूटर हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। तो हार्डवेयर अच्छे से समझ में आ गया क्या हो गए? जितने भी डिवाइसेस आपको कंप्यूटर के दिखते हैं, चाहे वो कोई इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, स्टोरेज डिवाइस हो, प्रोसेसिंग डिवाइस हो, है ना, जितने भी डिवाइसेस आपको दिख रहे हैं जो फिजिकली कंप्यूटर में प्रेजेंट है, वो बेसिकली हार्डवेयर कहला रहे हैं। अब यदि बात करें हम सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, प्रोसेसिंग करवानी है, इनके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली वो सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है जो हार्डवेयर को रन करते हैं, जो हार्डवेयर को रन करने में, वर्क करवाने में कैपेबल होते हैं। ये जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट जितने भी डिवाइसेस है, ये वर्क तभी करेंगे जब उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सब आप यहाँ इंक्लूड करके आ सकते हो। ठीक है, डिफरेंस को आप कॉलम वाइज भी लिख कर आ सकते हो, इस तरीके से पैराग्राफ में भी लिख कर आ सकते हो, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लें। हाउ कैन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बी क्लासिफाइड? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस तो देख लिया। अब मैंने अगेन आपको बताया है कि इस चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, है ना। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर आपने यहाँ पे पढ़े? यहाँ हमने 2 टाइप के सॉफ्टवेयर देखे। कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपने यहाँ पर डिस्कस किया है? तो यहाँ हमने डिस्कस किया है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ये 2 मेजर कैटेगरी में हमने सॉफ्टवेयर को क्लासिफाई करा है, किसमें? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, आ गई बात समझ में? ये 2 मेजर कैटेगरी होती है सॉफ्टवेयर की। ओके, अब इसमें भी फर्दर फिर क्लासिफिकेशन होता है। क्या क्लासिफिकेशन होता है? यदि इसमें फर्दर आप क्लासिफाई करते हो तो यहाँ पे 3 टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, 3 टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपके 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहले हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो बेसिकली सिस्टम को यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा हमने यहाँ डिस्कस किया था लैंग्वेज प्रोसेसर, है ना, लैंग्वेज प्रोसेसर, जिसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से जानते हैं। और थर्ड हमने यहाँ डिस्कस किया था यूटिलिटी प्रोग्राम्स। कौन से? यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ओके, सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो सिस्टम को फैसिलिटी देते हैं। तो ये जो 3 टाइप के सॉफ्टवेयर्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, है ना, ये बेसिकली आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिस्टम को रन करने के लिए कैपेबल होते हैं। मैंने अभी बताया ना, सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर सिस्टम रन होता है, कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम को यदि काम करवाना है आपको, उसमें पर्टिकुलर अपने सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करवाना है, अपने टास्क को कंप्लीट करना है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। ठीक, अब वो सारे सॉफ्टवेयर जो यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो किसे? यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? एप्लीकेशन। जिसमें सबसे पहले हमने कौन सा सॉफ्टवेयर डिस्कस किया था? यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। कौन से? जनरल पर्पस, जो कि जनरल पर्पस के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। हर कोई सॉफ्टवेयर का यूज करता है, नॉर्मल शॉप पे आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, आप इसे इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो, है ना, जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। वही हमने डिस्कस किया था फिर स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, जो स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, वो स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। जैसे जनरल पर्पस की बात कर लें तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गए। स्पेसिफिक पर्पस की बात करें तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, एयरवेज रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। ऐसे आपके जितने भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स वगैरह हो गई, जिन पे आप सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग कर सकते हो, टिकट्स बुक कर सकते हो, वो एक स्पेसिफिक गोल को ध्यान में रख के स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, वो स्पेसिफिक पर्पस हो गए। इसी के साथ कस्टमाइज्ड, कौन सा? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है थर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कस्टमाइज किए जाते हैं, ठीक है, मतलब उनकी वर्किंग को ध्यान में रख के, उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के आप सॉफ्टवेयर में चेंजेस करते हो,
ओके, जिसके लिए एक्सपर्ट और प्रोग्रामर्स की ज़रूरत होती है, और ये बहुत ज़्यादा मनी भी लेते हैं कस्टमाइज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर को, जो यूज़र्स के अकॉर्डिंग, बिजनेस में अकॉर्डिंग, उनकी जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर देते हैं, वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आ गई बात समझ में, जिसे हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर या बिस्पोक सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जो यूज़र की शर्तों के अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं, उनकी नीड को ध्यान में रख के। तो कुल मिला के ये क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे आपको वही बताना है क्या, कि हाउ कैन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड। तो ऐसा आप चार्ट भी बना के आ सकते हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आप इवन इसे डिस्क्राइब भी कर सकते हो 2-2 लाइन में आराम से इस क्वेश्चन में। अब डिपेंड करता है कि ये जो क्वेश्चन है आपको कितने मार्क्स में पूछा है। यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा है 2 मार्क्स में, तो सिर्फ नाम नाम लिख कर आ जाओ, डायग्राम बना दो। यदि ये क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में पूछा है, तो आपको थोड़ा 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा, है ना। आंसर देख लें अब। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 2 कैटेगरीज। अब ये मात्र 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया। अब जैसा मैंने आपको बोला कि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क का है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस आंसर को लिख कर आना है, ठीक है। अब हमने फर्दर क्लासिफिकेशन देख लिया है, तो आप इसका आंसर कैसा भी लिख कर आ सकते हो। 2 मार्क में आएगा तो इतना लिखोगे, 4 मार्क में आएगा तो फर्दर क्लासिफिकेशन करके आना, ठीक है। सो वो सारे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो सिस्टम के लिए बने होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम को रन करने में कैपेबल होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वो सारे सॉफ्टवेयर जो यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यूजर के टास्क को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर दी 2 कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन में आपसे क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया गया है, तो क्वेश्चन पूछने के तरीके को जरा समझना, ठीक है। क्वेश्चन पूछने के तरीके को समझना, है ना। ये 2 मार्क में पूछा था, तो सिर्फ 2 मार्क के अकॉर्डिंग हमने लिखा, है ना। वहीं आपसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंडिविजुअल जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। अब क्या कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी बता दो, कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यही डिस्कस किया। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में समझा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना आप किसी और सॉफ्टवेयर को या किसी हार्डवेयर को नहीं यूज़ कर सकते हो। आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, आपको कोई वेबसाइट देखनी है, आपको कोई मूवी देखना है, आपको एंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर को यूज़ करना है, आपको कोई शॉपिंग करनी है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जैसे किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में पहले इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप इन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाओगे। तो सिस्टम को फैसिलिटी देने वाले सिस्टम सॉफ्टवेयर हुए। ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल सारी वर्किंग को कंट्रोल करता है, आइदर कोई हार्डवेयर हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो, सभी चीज़ों को यूज़र तक को मैनेज करता है। मतलब यूज़र जो भी काम कर रहा है, जो भी टास्क दे रहा है, तो प्रोसेसर उसे कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है। हम हिंदी इंग्लिश में बात कर रहे हैं कंप्यूटर से, आप जो भी कंप्यूटर में एंटर कर रहे हो, जैसा भी डेटा एंटर कर रहे हो, उस डेटा को कंप्यूटर बिल्कुल नहीं समझता है। कंप्यूटर समझता है तो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को, जो 0-1 में होती है। तो आप जैसा भी डेटा एंटर करते हो, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, टेक्सचुअल, कोई सी भी लैंग्वेज में लिखते हो, कंप्यूटर में वो जब प्रोसेस हो रहा होता है, मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है, तो वो अपनी लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज में होता है। कैसे? उसके लिए यहाँ लैंग्वेज कन्वर्जन के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर। आई बात समझ में? तो लैंग्वेज प्रोसेसर 2 टाइप के पढ़े, 3 टाइप के पढ़े हमने, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, है ना। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, जिसमें हम कोड करते हैं, C++, जावा, पाइथन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप कोड करते हो, उन्हें कन्वर्ट करते हैं किस में? बाइनरी लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है। और असेंबली लैंग्वेज जो पहले चला करती थी, ठीक है, आजकल यूज़ नहीं करते हम असेंबली लैंग्वेज का, उसके लिए हम असेंबलर, ट्रांसलेटर का यूज़ करते थे। थर्ड, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को फैसिलिटी देते हैं, बेसिकली जो कंप्यूटर में हाउस कीपिंग जैसा वर्क करते हैं। जैसे आप घर में अपने रूम को साफ करते हो, पूरे घर को क्लीन रखते हो, बिल्कुल वैसे यहाँ कंप्यूटर को क्लीन क्लियर रखने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम सबसे बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात कर लें, है ना। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में वायरसेस को नहीं आने देता है,
डिस्क कंप्रेशन टूल की बात कर लें, फाइल मैनेजर की बात कर लें जो आपके सिस्टम में ढेरों फाइल्स को मैनेज करके रखता है, ऑर्गेनाइज्ड करके रखता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हो गए। आ गई बात समझ में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, काम क्या होता है वो भी समझ लिया। वेल ये जो भी मैंने समझाया इसको डिटेल में समझाया हुआ है एक एक डेडिकेटेड वीडियो में। एक वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम समझाए, एक वीडियो में यूटिलिटी सिस्टम समझाए, एक वीडियो में हमने लैंग्वेज प्रोसेसर को समझाया। तीनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आराम से वहां से एक्सेस कर लेना। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है, बाकी जो देख चुके हैं उनको तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। और सारे कॉन्सेप्ट देखो, ऐसा मत समझना कि हम पढ़ चुके हैं बार बार पढ़ रहे हैं या ये वो, जितनी बार जितनी चीजों को रिवाइज करते हो वो उतनी ज्यादा अच्छी होती जाती है। अब हर एक एक क्वेश्चन में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, आप ये चीज समझ रहे हो ना। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उसमें हम हर एक एक टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम देखा ना, तो देखो क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज इट्स रोल, क्या होता है इसका कंप्यूटर में रोल। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का ही मेन रोल होता है। आपकी बॉडी में आपकी सोल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, आपको पता है आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में आत्मा की क्या इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आत्मा नहीं होगी तो बॉडी एक डेड बॉडी की तरह होगी ना। वही इंपॉर्टेंस ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्यूटर सिस्टम में होती है। कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम एक सोल की तरह होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इज सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम एक सोल की तरह होता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम में तो कोई काम आप नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला के बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का आपको यूज करना है तो उसके लिए आपके सिस्टम में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को परचेज करते हो तो सबसे पहले इंस्टॉल होने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। आंसर क्या लिखकर आ जाओगे, जल्दी से देख लो। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस। तो अगेन an operating system is a program which act as an interface between user and the hardware. यूजर और हार्डवेयर, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट स्टोरेज मेमोरी प्रोसेसिंग जितने भी डिवाइसेस हैं, वो और यूजर जब इन सिस्टम पे वर्क कर रहा होता है तो इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करने के लिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूजर और हार्डवेयर कम्युनिकेट कर सकें, अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी होता है। नाउ व्हाट आर इट्स रोल, द मेजर रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर, प्राइमरी गोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ध्यान से समझना। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला गोल, सबसे पहला फोकस इस चीज पर रहता है कि टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, कि यूजर कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंटली यूज कर सके। दूसरा गोल क्या होता है इसका, एंड द सेकेंडरी गोल इज टू यूज कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन इफिशिएंट मैनर, कि यूजर को जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसे वो एफिशिएंट मैनर में यूज कर सके। आई बात समझ में, क्या गोल होता है, प्राइमरी गोल ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है प्राइमरी गोल कि कंप्यूटर को कन्वीनियंटली यूज किया जा सके, और दूसरा सेकेंडरी गोल होता है जितने भी हार्डवेयर है वो सही मैनर में, एफिशिएंट मैनर में काम करे और यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। ठीक है, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख ले, गिव एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर के एग्जांपल आपको यहाँ बताने हैं, तो जल्दी से बता दो। आपके पास यदि लैपटॉप मोबाइल फोन है या कंप्यूटर डेस्कटॉप पीसी है तो आपने अपने सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? जनरली हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और उसी को हम फॉर्मेट भी करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्मेट करते हो मतलब कहीं ना कहीं आप वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे होते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हो। आ रही है मेरी बात समझ में? सो क्या बता रही हूँ मैं यहाँ पे, आपको नाम लिखना है ऑपरेटिंग सिस्टम के, एग्जाम्पल बताना है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम करते हो, ठीक है, जनरली आपके सिस्टम में विंडोज होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे एप्पल ओएस, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है, ये सब क्या है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आजकल लाइनक्स भी बहुत ज़्यादा फैमिलियर होता जा रहा है, राइट, यूजर्स इसे भी पसंद कर रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ यदि हम बात कर ले मोबाइल फोन्स की, तो आपके जो मोबाइल फोन्स है वो भी तो कंप्यूटर का ही एक, टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है।
मोबाइल फोन पे भी तो आप वही सारे काम कर रहे हो जो कंप्यूटर पे कर रहे हो। तो अपने मोबाइल फोन में आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हो वो कौन सा होता है? एंड्रॉइड। जनरली एंड्रॉइड फोन रखते हैं हम, तो एंड्रॉइड फोन रखते हो तो आप उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो बात अलग है यदि आप आईफोन रखते हो तो उसमें एप्पल ओएस होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहाँ मोबाइल फोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, ना सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, डियर स्टूडेंट्स, जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस आजकल आप देख रहे हो, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन की बात कर लो, जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है, उसमें भी एक स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ओवरऑल सारे टास्क को ऑपरेट करता है ऑटोमेटिकली। कैसे सारे काम हो जाते हैं ऑटोमेटिक मशीन में? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो काम करवाता है ना सारी चीज़ों को। आपको इनपुट करना होता है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट मिल जाता है। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल आपको देना है, जिसमें आप दे सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का नाम लिख सकते हो, ठीक है, मैक ओएस का नाम लिख सकते हो, लाइनक्स का नाम लिख सकते हो, आपकी मर्जी जो लिखना है। यहाँ पे 2 एग्जांपल लिख कर आने हैं बस। लैंग्वेज प्रोसेसर में 3 हमने पढ़े हुए हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जो बेसिकली आपकी लैंग्वेज में जिसमें आप कोड करते हो उसको कन्वर्ट कर देते हैं मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, है ना। तो आंसर क्या लिख कर आने वाले हो? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स कुछ इस तरीके से यहाँ दिए हुए हैं, लाइक विंडोज 10, 11, लाइनक्स, मैक ओएस, जो मैंने बताया। अब आप जिस भी लेटेस्ट वर्जन पे काम करते हो, विंडोज 10 पे, 11 पे, उसको मेंशन कर सकते हो। लैंग्वेज प्रोसेसर की बात कर लें, सो असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। वीडियोस देखनी है तो आप देख सकते हो, बाकायदा वीडियोस मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6th क्वेश्चन डिस्कस कर लें। व्हाट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? व्हाट आर दी 3 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? अभी हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर बेस्ड, क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इन्हें आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हो, तो वो कौन सी 3 कैटेगरीज होती हैं? तो क्लासिफिकेशन हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूटिलिटी देते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर्स को फैसिलिटी देते हैं। यूजर्स के टास्क को कंप्लीट करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। डॉक्यूमेंट बनाना है, वर्ड का यूज कर लो, ओपन ऑफिस राइटर का यूज कर लो। स्लाइड बनाना है, पावर पॉइंट का यूज कर लो, ठीक है। सॉन्ग सुनना है, विंडोज मीडिया प्लेयर या फिर आप VLC प्लेयर का यूज कर लो। मूवी देखना है, ऑनलाइन देखना है, तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम का यूज कर सकते हो, है ना। या फिर आप विंडो मीडिया प्लेयर में भी आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर आपको कुछ और काम करना है, लाइक आपको ईमेल सेंड करना है तो आप ईमेल वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। शॉपिंग करना है तो आप डिफरेंट शॉपिंग वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। टिकट्स बुक करवाना है, रेलवे रिजर्वेशन, तो आप IRCTC जैसी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो यूज़र के जितने भी डेली के काम होते हैं ना, जितने भी रेगुलर के जो वर्क होते हैं, उन्हीं के लिए आप जिन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। आई बात समझ में? और ये सारे सॉफ्टवेयर तभी आपके कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल फोन पे विजिबल होते हैं, वर्क करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, तभी जब आपके सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। आ गई बात समझ में? दोनों की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर स्पेसिफाइड एप्लीकेशन, ठीक है, क्लियर। किसी भी स्पेसिफाइड एप्लीकेशन के प्रोग्राम्स को, ऑपरेशंस को कैरी करवाना है आपको, आप चाहते हो कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका आप यूज करना चाहते हो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, PC, मोबाइल फोन पे, तो उसके लिए हम बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जो यूजर्स को एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री कंट्रोल, हैंडलिंग कैलकुलेशंस, फिगर्स, रिजल्ट प्रिपरेशन, बिलिंग, ठीक है। ये जितने भी सॉफ्टवेयर के नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं, सभी एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। अब एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर की 3 कैटेगरी क्या है? तो 3 कैटेगरी हमने डिस्कस की थी। क्या डिस्कस की थी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, जिसे हम bespoke सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। बता चुकी हूँ अभी स्टार्टिंग सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये तीनों टाइप एक्सप्लेन किए थे, वही यहाँ पे लिखे हुए कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। वो सारे सॉफ्टवेयर्स बेसिकली जो जनरल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको सारे एग्जांपल्स बता ही दिए, राइट। कि आपको वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई स्लाइड बनानी है, ठीक है, आपको कोई गेम खेलना है, तो इसके लिए आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, तो वो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। वहीं स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? स्पेसिफिक पर्पस में जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, वो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट। जैसे रेलवे रिजर्वेशन,
का जो सॉफ्टवेयर है, IRCTC की वेबसाइट आप जो देखते हो, वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप सिर्फ टिकटें बुक कर सकते हो, क्या उसमें आप कोई शॉपिंग कर सकते हो क्या? नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अलग से वेबसाइट बनी हुई है। तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं वो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बेसिकली ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई भी बिजनेस पर्सन अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी शर्तों पर चेंजेस करवाता है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्पेशल प्रोग्रामर्स, कोडर्स की जरूरत होती है, एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है जो इन सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे आप चेंजेस करवाना चाहते हो। तो वो बेसिकली आपके कस्टमाइज्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया। चलिए 7th क्वेश्चन देखें। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट रोल डज इट प्ले इन फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर? वही घुमा फिरा के फिर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछने के तरीके को ध्यान रखना, ये ध्यान रहेगा ना, मीन्स कि यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर है तो कुल मिला के आपको कोई सा क्वेश्चन भी आपसे सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पूछ ले, कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लें, आप आंसर कर पाओगे। क्या होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और इनका रोल क्या होता है, कंप्यूटर कैसे फंक्शनिंग करता है, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या रोल प्ले करते हैं। Okay, so the software that controls internal computer operations and makes the best use of hardware is known as a system software। देखो वो सॉफ्टवेयर जिससे आप हार्डवेयर को यूज कर पा रहे हो, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहे हैं, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। रोल प्लेस बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या क्या काम होते हैं इनके, ध्यान से समझो। इनपुट डिवाइस से डेटा को रीड करना, रीडिंग डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड से आपने कुछ टाइप किया, कीबोर्ड से आपने कुछ टाइप किया, ठीक है, आपने टाइप कर दिया। अब ये जो डेटा आपने टाइप किया है वो मॉनिटर तक कैसे पहुंचेगा? इसके पीछे कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स देने के लिए होना चाहिए ना। इनपुट यूनिट को कोई ऑर्डर देगा कि भाई डेटा को पहुंचाओ मॉनिटर तक, मॉनिटर को कोई ऑर्डर देगा कि यहां से डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर तक पहुंचाओ। तो ये जो काम है, इसको, इन सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए हम जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रांसमिटिंग प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइस, अगेन जो इंफॉर्मेशन आपकी प्रोसेस हो चुकी है, जो आउटपुट आपका जनरेट हो चुका है, उसको आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाने के लिए। चेकिंग सिस्टम कंपोनेंट, जितने भी सिस्टम में कंपोनेंट कनेक्टेड हैं वो सब सही वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कन्वर्टिंग डेटा इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, आपका जो भी डेटा आपने लिखा हुआ है, जो भी प्रोग्राम कोड आपने किया है, उसको सिस्टम के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ये सारे काम किसके होते हैं? ये सारे काम सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हैं। मतलब इंटरनली सिस्टम की जितनी भी वर्किंग है, चाहे फिर कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, यूजर से रिलेटेड हो, हार्डवेयर से रिलेटेड हो, सब मैनेज करने का काम किसका हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, अब शॉर्ट नोट लिखना है आपको। अब ये क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर बेस्ड है। वर्ड प्रोसेसर के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। लाइक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो, लेटर्स, रिपोर्ट्स बना सकते हो, लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। इवन यदि कुछ छोटी मोटी टेबल भी बनानी होती है ना, टैबुलर डेटा भी क्रिएट करना होता है तो वो भी क्रिएट कर सकते हो। ग्राफिक्स को, इमेजेस को ऐड कर सकते हो। जो भी आप लिख रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट में आप टाइप कर रहे हो, यदि उसमें आपको स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर होती है तो वर्ड से ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है स्पेल ग्रामर चेक फीचर के थ्रू। मेल मर्ज जैसा फीचर प्रोवाइड करता है। डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, मार्जिन, अलाइनमेंट, सारी चीजें मिल जाती है आपको आराम से, है ना। सो ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ करता है एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, एंटरिंग डेटा इनटू दी टेक्स्ट, इनटू दी सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर, राइट। इवन आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हो। So a word processor is an application program that allows you entering, editing, formatting and printing text. Any type of document can be created with the help of word processor. किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट आप वर्ड प्रोसेसर की मदद से क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो आपको वर्ड प्रोसेसिंग की फैसिलिटी देते हैं। MS ऑफिस सूट की बात करें तो वहाँ MS वर्ड मिल जाता है। ओपन ऑफिस सूट की बात करेंगे तो वहाँ ओपन ऑफिस राइटर मिल जाता है। लिब्रे ऑफिस की बात करोगे तो वहाँ भी आपको ये मिलेगा। इवन आप इंटरनेट पर ऑनलाइन रहकर भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स, जी डॉक्स नाम से, गूगल डॉक्स के नाम से आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाता है। आगे बात समझ में? तो डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आज से कुछ सालों पहले की बात करें
तो ये ओपन ऑफिस राइटर, गूगल डॉक्स, ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। सिर्फ हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के, माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल, पावर पॉइंट है उसी पर काम करते थे। आ रही बात समझ में? लेकिन आजकल यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर देखो टेक्नोलॉजी फील्ड में आपको ये सारी चीज़ें, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पे आपको लिखना है। अब यहाँ पे आंसर, तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या लिखोगे? जब आपको टेबुलर फॉर्मेट में डेटा क्रिएट करना है, बल्क में आपको डेटा स्टोर करना है टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल बनानी है प्रॉपर एक, तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। दिस इज अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म एंड अलाउज यूजर टू मैनिपुलेट, कैलकुलेट, एनालाइज डेटा इन डिजायर्ड मैनर। देखो ध्यान से, यदि आपको इस तरीके के किसी स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, ऐसे टेबुलर स्ट्रक्चर को यदि क्रिएट करना है, डेटा को इस तरीके से अरेंज करना है, तो हम यहाँ पे एक्सेल का यूज करते हैं। तो सपोज आपको एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी है, तो स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, उसका क्लास, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आप यहाँ फर्दर एंट्रीज कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग वर्कशीट्स आप क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट वर्कशीट क्रिएट कर सकते हो, वर्कशीट को लिंक कर सकते हो, इसमें भी आप एडिटिंग, फॉर्मेटिंग सब कर सकते हो। आ रही बात समझ में? इवन यहाँ जो आपने डेटा लिखा हुआ है ना, उसको आप एनालाइज कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो। सपोज आपने यहाँ पे मार्क्स एंटर किए, अपने सब्जेक्ट के मार्क्स, तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स हैं जिनके मार्क्स है, टोटल करवाना है मार्क्स का, है ना, तो वो भी पॉसिबल है। सो अगेन आई एम टेलिंग, एक्सेल सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, या फिर आप openoffice.org कैल्क का यूज कर सकते हो, लोटस 1 2 3, ऑनलाइन गूगल शीट अवेलेबल होता है, इसका यूज कर सकते हो। इतने सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे स्प्रेडशीट टूल मिल जाते हैं। ठीक है, सो ये जो सॉफ्टवेयर अलाउ करता है यूजर को मैनिपुलेट, कैलकुलेट, एनालाइज डेटा इन डिजायर्ड मैनर। ओके, आ गई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? और बहुत सारे एडवांस्ड एक्सेल के फीचर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। नाउ थर्ड इज DBMS। अब DBMS का क्या मतलब हुआ? DBMS का मतलब हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो DBMS की यदि हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप टेबुलर फॉर्मेट में डेटा क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो, रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। इवन टेबल में से यदि आपको डेटा को एक्सेस करना है, तो क्वेरीज का यूज करके आप टेबल में से डेटा भी एक्सेस कर सकते हो। ये जो DBMS सॉफ्टवेयर होते हैं ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, बेसिकली ये किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एज अ बैकएंड यूज किए जाते हैं। कैसे? एज अ बैकएंड आप इनका यूज कर सकते हो। सो किसी भी सॉफ्टवेयर को यदि आपको डेवलप करना है, तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको कोई भी दो सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। पहला तो जिससे आप यूजर्स के लिए फ्रंट एंड बना सको, और दूसरा यूजर जो भी डेटा आपके सॉफ्टवेयर में फीड कर रहे हैं उसको आप डेटाबेस में स्टोर करवा सको। तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ये दो सॉफ्टवेयर्स की हमें बेसिकली ज़रूरत होती है जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, चाहे वो कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर हो या कोई बड़ा सॉफ्टवेयर हो। तो यहाँ पे जो DBMS सॉफ्टवेयर है ना, ये एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली बैकएंड की तरह वर्क करता है। DBMS मीन्स कि यहाँ पे आप कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब ह्यूज अमाउंट में डेटा को स्टोर करवा सकते हो। सो डेटाबेस रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ logically related data. A database management system is a computer program or a collection of computer programs that provide the necessary tools to create and manipulate the data in database. डेटाबेस में आप डेटा को स्टोर करते हो। डेटाबेस में आप बहुत सारी टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, उन फर्दर टेबल में आप फिर डेटा को स्टोर करवा सकते हो, क्वेरीज के फॉर्मेट में डेटा को एक्सेस भी कर सकते हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, पहले भी दिया था, फिर से बताती हूँ। स्कूल नाम से आपने, स्कूल मैनेजमेंट नाम से एक डेटाबेस क्रिएट किया। क्या किया? स्कूल मैनेजमेंट नाम से एक डेटाबेस क्रिएट किया। अब इस डेटाबेस में आपने यहाँ पर 3 टेबल बना ली। कौन कौन सी 3 टेबल? पहली टेबल आपने क्रिएट की स्टूडेंट नाम से, जिसमें किसकी इंफॉर्मेशन होगी? जिसमें आपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखी है। ठीक है, दूसरी टेबल आपने यहाँ टीचर नाम से क्रिएट किया। टीचर नाम की टेबल में टीचर की इंफॉर्मेशन है, कितने टीचर है, क्या पढ़ाते हैं एंड ऑल। तीसरी आपने पियून्स के नाम से एक टेबल क्रिएट करी, जिसमें जितने भी स्कूल में पियून्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो। तो क्या किया? बेसिकली आपने यहाँ पे एक स्कूल मैनेजमेंट नाम का डेटाबेस बना दिया, उसमें आपने 3 टेबल क्रिएट कर दी और हर एक टेबल में आपने डेटा स्टोर कर दिया। अब मैंने ऐसा कहा, क्या कहा कि आप स्टूडेंट टेबल से क्लास 9th के कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट की लिस्ट मुझे दे दो।
तो ये मैंने एक क्वेश्चन किया, ये मैंने एक क्वेरी किया, तो टेबल में ये क्वेरीज आपको फायर करनी होती है जिसके अकॉर्डिंग टेबल से डेटा ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाता है। तो आप यहाँ पे एक ऐसी क्वेरी को रन करोगे जिससे आप क्लास 9th के कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट की डिटेल एक्सेस कर पाओगे। आ रही बात समझ में? इस टेबल से मैंने ऐसी क्वेरी रखी कि सपोज मुझे उन टीचर्स की डिटेल दे दो जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या हिंदी पढ़ाते हैं। तो हिंदी जितने भी टीचर आपके स्कूल में पढ़ाते होंगे उस टीचर डिटेल में से सिर्फ उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। या आप कुछ अपडेट भी कर सकते हो। सपोज मैंने बोला जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 10 है उसका मोबाइल नंबर बदलना है, तो भाई रोल नंबर से इजी होगा क्योंकि नाम तो एक जैसे हो सकते हैं, है ना। रोहित शर्मा के 2 नाम के स्टूडेंट हो सकते हैं, उनके रोल नंबर तो अलग होंगे, तो हम यहाँ पे रोल नंबर से अपडेशंस करवा सकते हैं। तो डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली उसमें आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, टेबल से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, बल्क में डेटा स्टोर करवा सकते हो, इवन आप डेटाबेस से डेटा को एक्सेस भी कर सकते हो। आ गई बात समझ में? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ पैकेज, ये एक पैकेज होता है दैट कैन क्रिएट, हैंडल एंड मैनेज द बल्क ऑफ स्टोर्ड डेटा। जो भी बल्क में आप डेटा स्टोर करते हो ना ह्यूज अमाउंट में, उसमें डेटा को क्रिएट करना, मैनिपुलेट करना, चेंज करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, इन सब काम के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। फोर्थ, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कि आप स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हो, प्रेजेंटेशन जिनसे क्रिएट करते हो वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर पावर पॉइंट का हम यूज करते हैं, राइट। अच्छे से पता है पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स बनाते हो, कंटेंट लिखते हो, आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, कोई सेमिनार में जाना है, आपको सेमिनार प्रिपेयर करना है, कोई कॉन्फ्रेंस आप लेते हो तो कॉन्फ्रेंस में आपको अपनी प्रेजेंटेशंस को प्रिपेयर करना है। जैसे कि सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ आपके सामने सारी प्रेजेंटेशन ही तो हैं, स्लाइड्स ही तो हैं, हम हर बार आपको नई नई स्लाइड्स बता के ही तो पढ़ाते हैं, उसमें कुछ कंटेंट ऐड करते हैं, ग्राफिक कंटेंट होता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, हर तरीके का कंटेंट आप ऐड करवा सकते हो। तो ऐसे प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, है ना। बेसिकली ये प्रेजेंटेशन टूल एक कम्युनिकेशन का जरिया होता है जिसके थ्रू आप ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, आपकी बात को आप सही मैनर में प्रेजेंट कर सकते हो। सो द सॉफ्टवेयर दैट कैन क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर. Presentation graphics software provides predefined backgrounds and sample page layouts to assist in the creation of computer-driven slideshow in which combination with a data projector. ओके तो आप देखो यहाँ पे कि ये जितनी भी स्लाइड्स आप बनाते हो उसमें आप टेक्सचुअल, ग्राफिक्स, कैसा भी डेटा रख सकते हो, उन्हें एनिमेशन में सेट कर सकते हो, ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हो। अब इसके लिए ना बेसिकली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में सिर्फ पावर पॉइंट की ही बात नहीं करेंगे हम, और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे वर्ड, एक्सेल के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वैसे प्रेजेंटेशन के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ऑनलाइन बात करें तो हम गूगल स्लाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, वैसे गूगल स्लाइड्स होता है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस नाम से एक सॉफ्टवेयर हमें पढ़ना है, हमें जो इस बुक में पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स एक्सेट्रा, ये सारे आपके प्रेजेंटेशन टूल्स ही होते हैं जिनके थ्रू आप स्लाइड्स बना सकते हो। एक्चुअली इसे हम प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो होप ये शॉर्ट नोट भी अच्छे से लिख कर आ जाओगे ना, दो टूल सबको याद कर लेने हैं आपको। 9th क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मेंस। क्या पूछा है आपसे? कंप्यूटर परफॉर्मेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का रोल बताना है कि ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं इनका क्या रोल होता है, कैसे ये हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, है ना। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस की जब भी बात आती है तो आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरफ ही जाते हो ना। आपका कंप्यूटर सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए सबसे पहले आप क्या चेक करते हो? उसके लिए सबसे पहले यही चेक करते हो कि आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या नहीं। वायरस होंगे तो आपका सिस्टम हैंग करेगा, है ना, बूट सेक्टर पे अफेक्ट कर सकता है, मेमोरी वगैरह सब खा जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? सबसे पहले आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डलवाते हो। आप रेगुलरली अपने कंप्यूटर सिस्टम में 100 से 200 फाइल्स को क्रिएट करते हो, तो आप फाइल्स को मैनेज करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो। अपने डिस्क को कंप्रेस कर सकते हो, है ना, डिस्क को आप मैनेज कर सकते हो, तो उसके लिए भी डिफरेंट टूल्स होते हैं। आपकी कोई इंपॉर्टेंट सी फाइल डिलीट हो गई गलती से, तो फाइल्स को रिकवर करने के लिए, डेटा को रिकवर करने के लिए आप रिकवरी सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हो। तो ये सब आपके सिस्टम को रिकवर करते हैं, आपके सिस्टम को यूटिलिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो बस वही आपको यहाँ लिखना है जिससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है।
So utilities are those application programs that assist the computer by performing housekeeping functions like बैकिंग अप डिस्क और स्कैनिंग क्लीनिंग वायरसेस। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि जैसे आप अपने घर में हाउसकीपिंग फंक्शंस को परफॉर्म करते हो, अपने घर में साफ सफाई करते हो, अपना रूम सही रखते हो, हर चीज़ जगह पर अरेंज करके रखते हो, क्लीनिंग करके रखते हो, ठीक है, कहीं भी कुछ भी डर्ट जैसी चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल वैसी ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को क्लीन रखते हैं। ठीक है, कैसे क्लीन रखते हैं? वायरसेस को नहीं आने देते हैं, जिसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जो आपके मेमोरी को, किसी भी यूएसबी ड्राइव्स को जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करते हो तो पहले उसे स्कैन करते हैं। वायरस होते हैं तो उसको अलाउ नहीं करते हैं। वहीं आप अपने डिस्क में जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है डिलीट ना हो जाए, है ना, तो उसके लिए आप उसको बैकअप लेके रख सकते हो, तो बैकअप आपको प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो इसके लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लेते हो। ओके, सो अच्छे से समझ में आ गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या रोल है, क्या लिख कर आना है। अब डिफरेंट रोल्स यहाँ पे मेंशन है, वो तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में हमने देखा। अब ये क्वेश्चन अगेन आपसे 2 मार्क्स में पूछे तो सिर्फ इतना ही लिख कर आना, 4-5 मार्क्स में पूछेंगे लॉन्ग आंसर में तो आपको यही लिख कर आना पड़ेगा, है ना, रोल के साथ। पहला, स्पेसिफिकली डिजाइन टू मैनेज एंड ट्यून द कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑब्वियस सी बात है, ये जो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, और साथ ही जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, रन कर रहे हो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, उसको मैनेज कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग स्पेस ऑन डिस्क लाइक डिस्क डीफ्रैगमेंटर। आपके डिस्क में स्पेस को मैनेज करना, आप बल्क में फाइल्स वगैरह को स्टोर करते हो, डेटा स्टोर करते हो, तो डिस्क में स्पेस को मैनेज करना डिस्क डीफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो, उसके अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम इंश्योर्स वायरस फ्री वर्क एनवायरनमेंट। आपके कंप्यूटर में वायरस ना आए, वायरस फ्री इन्वायरमेंट में आप काम कर सको, उसके लिए आप एंटीवायरस को इंस्टॉल कर सकते हो। द यूटिलिटी कैन ऑल्सो मैनेज द मेमोरी। कंप्यूटर में जो मेमोरी उसको मैनेज करते हैं, ठीक है, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस मैंने इंप्रूव होती है जब मेमोरी सही रहती है, मेमोरी में ज़्यादा डेटा बल्क में नहीं होता है ना, आप सही तरीके से यदि मेमोरी को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बनी हुई है ना। सीपीयू आपका जो प्रोसेसर है वो आपने अपग्रेडेड वाला सीपीयू प्रोसेसर यूज़ किया है, जो मल्टीपल जो भी टास्क है उसको एक बार में प्रोसेस कर सकता है, हाई कॉन्फ़िगरेशन के साथ हाई कैपेसिटी प्रोसेसर लगाया है, तब आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। वायरस वगैरह अटैक नहीं करते हैं तब भी आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बनी रहती है। तो कुछ ये फैक्टर्स होते हैं जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द कंप्यूटर वायरस। अब कंप्यूटर वायरस क्या होता है, हाउ कैन इट अफेक्ट योर कंप्यूटर। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में वायरसेस अटैक कर जाते हैं, ठीक है, अभी कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा नाम आपने सुना होगा, लास्ट 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट किया है पूरे होल वर्ल्ड को, राइट। बिल्कुल वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी वायरसेस आ सकते हैं, ठीक है। अब ये वायरसेस कोई फिजिकल या डिवाइस वगैरह कनेक्ट या डिवाइस नहीं होता है, बेसिकली हम बात करें, आपको ये दिखता नहीं है, एक्चुअली ये जो वायरसेस होते हैं ये सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं। कैसे आते हैं? सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में ही। जैसे एंटीवायरस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल वैसी ये जो कंप्यूटर वायरसेस होते हैं ये भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं जो हैकर्स के थ्रू बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं और आपके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँचाए जाते हैं। अब इनको पहुँचाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आपने कोई पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी हो जिसमें वायरसेस हो सकता है आपने इंटरनेट पे ऐसी कोई लिंक पे क्लिक कर दिया हो जिसमें वायरस हो सकता है आपने इंटरनेट पे कोई ऐसी वेबसाइट ओपन कर ली हो, ठीक है, जिसमें वायरसेस हो, या फिर स्पैम फोल्डर में आपने कोई ऐसा ईमेल ओपन कर लिया जिसमें वायरसेस हो, ठीक है, या ऐसे भी कुछ वायरसेस हो सकते हैं जो सीडी ड्राइव वगैरह लगाने से आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में वायरसेस का अपना ही एक अलग थ्रेट बना रहता है। कैसे आप इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम से हटा सकते हो, कैसे ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। सो कंप्यूटर वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन डैमेज अ फाइल एंड प्रोग्राम, जो आपके सिस्टम में फाइल और प्रोग्राम को डैमेज कर सकता है। द अफेक्ट ऑफ वायरसेस आर, वायरसेस की मदद से आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। आपका कंप्यूटर सिस्टम सही तरीके से बिहेव नहीं करता है, एबनॉर्मली बिहेव करता है, बिहेवियर ही कंप्यूटर सिस्टम का चेंज हो जाता है, डैमेज कर देता है फाइल प्रोग्राम्स को, जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फाइल्स होती है, उन्हें डैमेज कर देता है। इनफैक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे भी इन्फेक्ट करता है, तभी तो आपको सिस्टम को फॉर्मेट करवाने की जरूरत पड़ती है,
ठीक है, आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है, जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सब डिनायल हो जाती हैं। आई बात समझ में? मतलब जो काम आप कर रहे हो वो काम एक्चुअल में होता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कुछ 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 चलता रहता है। आपकी स्क्रीन पे कैरेक्टर्स फॉल होते दिखते हैं, न्यू फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है, मेमोरी ऑटोमेटिक फिल्ड आपको दिखती है, जबकि आपकी मेमोरी में, जो कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी में कुछ ही फाइल्स होती हैं। डिक्रीज द परफॉर्मेंस, और इन सब की वजह से क्या होता है, एक्चुअल में कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, इंटरनेट स्पीड नहीं रहती है, सिस्टम में जो आपकी प्रोसेसिंग टास्क रहती है वो कम हो जाती है। सो ये कुछ साइंस है जो बताते हैं कि आपका सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अफेक्टेड है, किससे, वायरस से। आ गई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट, वाई आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट। अब ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, डिस्कस कर चुके हैं अभी तक हम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस हमें पता है। अब इसका आंसर आप बहुत इजीली लिख सकते हो, अपने कंप्यूटर सिस्टम को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन योर डिस्क फॉर वायरसेस। आपके जो कंप्यूटर में डिस्क होती है, मेमोरी होती है, उसे स्कैन करता है, वायरसेस से बचाता है, और जितने भी वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें रिमूव कर देता है यदि कोई वायरस फाउंड होता है तो, ताकि आपके कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके और वायरस फ्री एनवायरनमेंट में आप काम कर सको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्या इंपॉर्टेंस है? अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर तो इंपॉर्टेंट होते ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोई मोटिव नहीं है, उन्हें आप यूज ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होना तो जरूरी है ही। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर को फैसिलिटी देते हैं। यूजर कैसे कंप्यूटर का यूज कर पाएगा? जब उसको एप्लीकेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, अब कंप्यूटर सिस्टम से आप अपना काम कैसे करवाओगे? उसके लिए आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर होने चाहिए, कुछ ऐसे टूल्स होना चाहिए जिसके थ्रू आप सिस्टम में काम कर सकते हो, ठीक है। तो सिस्टम तो आपके पास है, जब आपके पास टूल्स, एप्लीकेशन ही नहीं होंगे तो आप कैसे अपने टास्क को इजी करवाओगे? आपको कैलकुलेशन करवाना है, गेम्स प्ले करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करना है, जो आपके जनरल काम है, जो भी आपको करना है, उसके लिए आपके पास एप्लीकेशन टूल होने चाहिए जो आप सिस्टम पे, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम पे रन कर सकते हो एज ए सॉफ्टवेयर, राइट। सो क्या करोगे आप, क्या आंसर लिख कर आओगे? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क ऑन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क को परफॉर्म करना है तो आपको इन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। विदाउट दिस सॉफ्टवेयर, ध्यान से पढ़ लो, विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर टास्क। आप अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हो बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ना तो आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, ना आप कोई वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो, ना आप गेम खेल सकते हो, ना आप सॉन्ग सुन सकते हो, ना आप मूवी देख सकते हो, ठीक है। आप जिस भी पर्पज से कंप्यूटर का यूज करते हो आप वो कोई काम नहीं कर पाओगे यदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो। सो लाइक सर्फिंग द इंटरनेट, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, प्लेइंग म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग डिजाइन्स, वीडियोज, एडिटिंग, ये जितने भी काम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब करने के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। यदि ये सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो आप ऐसा कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। ओके, हाउ इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी हमने कुछ 2 क्वेश्चन के पहले डिस्कस किया ना, वही आंसर अगेन आपको यहाँ लिखना है। देखो बहुत ध्यान से समझ लो ये चीज कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा रहे हैं, तरीके समझ लो बस क्वेश्चन के। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पता है ना, तो कैसा भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन आ जाएगा, इजिली आंसर लिख पाऊंगी। तो इसलिए इस चैप्टर में कुछ छोटा सा चैप्टर है, कुछ चीजें आपको याद करनी, समझनी है, यदि वो समझ में आ गई तो आंसर आप लिख लोगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है और कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कैसे? अब ये आपको अच्छे से क्लियर है ना, पूरे वीडियो में मैंने यही समझाया है। What is encryption and decryption? Yes, ये और एक काम की चीज है जो आपको समझना चाहिए कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है। तो भाई इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ जिससे हम इसे डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। देखो ये बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, और ये दूसरा कंप्यूटर सिस्टम है, दिख रहा है? ओके, समझ में आ गया? अब देख लो, बना दिया मैंने। ये दोनों कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है, किससे? इंटरनेट से, नेटवर्क में। इंटरनेट फैसिलिटी को आप एक्सेस कर पा रहे हो, नेटवर्क में ये कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है। पहला सिस्टम ये सेंडर सिस्टम है, ठीक है, जो डेटा को सेंड करता है, किस तक? यहाँ तक।
तो ये क्या हो गया, रिसीवर हो गया, दूसरा सिस्टम रिसीवर हो गया जो डेटा को रिसीव कर रहा है। अब ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किसका नाम है, किस चिड़िया का नाम है, वो समझ लेते हैं। सेंडर जब भी कोई डेटा सेंड करेगा, सेंडर जब भी कोई इंटरनेट की मदद से, नेटवर्क की मदद से डेटा सेंड करेगा, तो वो डेटा रिसीवर तक ही पहुंचे। अब ऐसा तो है नहीं ना कि इंटरनेट में, नेटवर्क में बस ये 2 ही कंप्यूटर कनेक्टेड है। वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स है वो इंटरनेट क्या यूज कर रहे हैं, नेटवर्क में कनेक्टेड है ना। सो ये चीज समझो कि कितने सारे ट्रांजेक्शन्स होते होंगे, कितने सेंडर रिसीवर होते होंगे जो डेटा को सेंड करते हैं। आप ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का यूज करते हो चैटिंग करने के लिए, मैसेजेस को ट्रांसफर करने के लिए, ईमेल सेंड करते हो ना। सो यहाँ पे समझो कि यदि सेंडर कोई रिसीवर तक इंफॉर्मेशन सेंड करता है तो सेफली और सिक्योरली, बात समझना ध्यान से, सेफली एंड सिक्योरली आपकी इंफॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचे, सेफली एंड सिक्योरली आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिसीवर तक पहुंचे, इसके लिए हम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक का यूज करते हैं। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक जो होती है वो बेसिकली इंटरनेट पर, नेटवर्क में जब कोई सेंडर कोई इंफॉर्मेशन को सेंड करता है रिसीवर कंप्यूटर सिस्टम तक, तो वो इंफॉर्मेशन बीच में कोई ऐसा अनऑथराइज्ड पर्सन जिसे परमिशन नहीं है वो हैक ना कर ले, वो एक्सेस ना कर ले, इसके लिए सेफली और सिक्योरली वो इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक ही पहुंचे, हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब इसमें कैसे ये सेफ और सिक्योर होता है वो समझ लेते हैं। तो ये सेफ और सिक्योर किस तरीके से होता है, सेफ और सिक्योर करने के लिए बेसिकली सपोज मैं मान के चलती हूँ कि यहाँ से सेंडर ने कुछ यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड किया है, किसे, रिसीवर को सेंड किया है, ठीक है। तो अब यूजर आईडी पासवर्ड जो भी इसने यहाँ से लिखा है वो रिसीवर तक पहुंचेगा। बीच में सपोज यहाँ पर एक हैकर बैठा हुआ है, यहाँ पर एक हैकर बैठा हुआ है, ये कौन है, हैकर बंदा है, ठीक है। अब हैकर ने ये यूजर आईडी पासवर्ड को हैक कर लिया, ठीक है, हैक कर लिया और उसे फिर आपने मिसयूज कर लिया, अपने लिए अपने तरीके से यूज कर लिया, ठीक है। जो भी ये यूजर आईडी था, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, वो रिसीवर तक पहुंची नहीं, यही बीच में ही हैक हो गई। तो अब इस चीज को बचाने के लिए, ताकि हैकर आपकी इंफॉर्मेशन का एक्सेस ना कर सके, इसी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे किस टेक्निक का, यहाँ हम यूज करेंगे इनक्रिप्शन टेक्निक का। किसका यूज करेंगे, इनक्रिप्शन टेक्निक का। अब इनक्रिप्शन टेक्निक में क्या होगा, इस यूजर आईडी पासवर्ड के साथ में एक की ऐड हो जाएगी। क्या ऐड हो जाएगी, एक की ऐड हो जाएगी। मतलब आप इस यूजर आईडी पासवर्ड को क्या कर रहे हो, अब इस यूजर आईडी पासवर्ड को लॉक कर दोगे। क्या कर दोगे, लॉक कर दोगे। इस की को अटैच करने के साथ में एनक्रिप्शन टेक्निक में आप इस इंफॉर्मेशन को जो सेंडर सेंड कर रहा है उसे लॉक कर दोगे, ठीक है, और साथ में आप की भी रखोगे। अब क्या होगा, बेसिकली जब ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सेंड होगी, ट्रैवल होगी, ठीक है, तो यहाँ बीच में यदि कोई हैकर होगा भी ना, इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो एक्सेस भी कर लेगा वो इंफॉर्मेशन को, लेकिन क्योंकि उसकी चाबी उसके पास नहीं होगी, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की उसके पास नहीं होगी, ये इंफॉर्मेशन जब एक्सेस करेगा तो वो उसके लिए काम की नहीं रहेगी, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड रहेगी। ये क्या हो जाएगी, इनक्रिप्टेड हो जाएगी। अब इनक्रिप्टेड कैसे हो जाएगी, सपोज यहाँ पे आपने इंग्लिश टाइप में कुछ यूजर आईडी पासवर्ड लिखे हुए हैं, तो इनक्रिप्शन टेक्निक की मदद से ये जो इन्फॉर्मेशन है एक दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। उस लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ रिसीवर ही समझ सकता है। मतलब ये जो इनक्रिप्शन टेक्निक के साथ में डेटा ट्रांसफर होगा, बेसिकली उसे कौन एक्सेस कर पाएगा, उसी मैनर में जिस मैनर में भेजा गया है, उसी मैनर में सिर्फ रिसीवर ही एक्सेस कर पाएगा। मतलब रिसीवर के पास ही इसकी की होगी, इस लॉक को ओपन करने की किसके पास होगी, रिसीवर के पास ही होगी। जब रिसीवर इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा, अपनी की से उसे ओपन कर लेगा उस पर्टिकुलर लॉक को, मीन्स कि उसके सामने सारी चीजें विजिबल हो जाएंगी, जो सेंसिटिव डेटा भेजा गया है वो एक्सेस। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिक्रिप्शन। कि सेंडर के साइड से इंफॉर्मेशन जो भेजी जाती है वो इनक्रिप्ट होती है ना, तो जिस फॉर्मेट में लिखी होती है इंफॉर्मेशन वो प्लेन टेक्स्ट होता है। जब इनक्रिप्शन टेक्निक का आप यूज कर लेते हो तो ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट क्या कहलाता है, ये टेक्स्ट कहलाता है कीपर टेक्स्ट। क्या कहलाता है, कीपर टेक्स्ट। तो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को हम जिस नाम से जानते हैं वो कीपर टेक्स्ट होता है, जो नॉर्मल टेक्स्ट से डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें हम कुछ बिट्स या फिर हम कुछ की को ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसके लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद बीच में यदि कोई हैकर होता है और वो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी कर लेता है तो उसके किसी काम की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि वो एक अलग ही लैंग्वेज में शो होती है जिसे वो समझ नहीं सकता है। आई बात समझ में। इस इंफॉर्मेशन को, इस कीपर टेक्स्ट को समझता है तो कौन,
सिर्फ और सिर्फ रिसीवर, और रिसीवर जब इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है तो वहां वो इस इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट कर लेता है, ठीक है। यहाँ भी इसके लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करते हैं, और डिक्रिप्ट करने के बाद में ये टेक्स्ट वापस कैसे हो जाती है, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो जाती है, जैसी भेजी गई थी वही इंफॉर्मेशन शो होती है। तो इस पूरी टेक्निक को हम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वही चीज़ है, सिंपल सी बात है कि ताला एक है, उस ताले को खोलने की दो चाबियां हैं, एक चाबी आपके पास है, एक चाबी आपके फ्रेंड के पास है। चाबी सिर्फ आप ही के पास है, समझना। यदि आप ताले को किसी और चाबी से ओपन करोगे या कोई और पर्सन उस ताले को खोलता है तो नहीं खुलेगा, क्योंकि चाबी आप दोनों के पास ही है। जब आप दोनों अपना की उसमें यूज़ करोगे तभी वो लॉक ओपन हो पाएगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल वैसी जब भी कोई सेंडर या रिसीवर कोई इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है और वहाँ पे वो इस टेक्निक का यूज़ करता है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, तो बेसिकली यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन सेंडर और रिसीवर को ही समझ में आती है। कोई बीच में अगर अनऑथराइज्ड यूज़र उसे एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो उसके किसी काम की नहीं होती है। आ गई बात समझ में? सो इनक्रिप्शन रिफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इन अनदर फॉर्म, encrypted form called keeper text which cannot be easily understood by anyone except authorized parties। ध्यान से समझ लो, ठीक है। इनक्रिप्शन में जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा आप ट्रांसफर कर रहे होते हो वो एक अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इनक्रिप्टेड फॉर्म। और इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो डेटा आ जाता है फिर वो कीपर टेक्स्ट कहलाता है, जो किसी भी अनऑथराइज्ड यूजर के लिए काम का नहीं होता है, विच कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड बाय एनीवन। कोई भी पर्सन उस कीपर टेक्स्ट को नहीं समझ सकता है एक्सेप्ट ऑथराइज्ड पार्टी, एक्सेप्ट ऑथराइज्ड पार्टी, जिसे परमिशन है सिर्फ वही समझ सकता है। डिक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? डिक्रिप्शन इज द ऑपोजिट ऑफ इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को आप इनक्रिप्टेड डेटा में कन्वर्ट कर रहे हो कीपर टेक्स्ट में, यहाँ कीपर टेक्स्ट ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। सो कन्वर्टिंग द कीपर टेक्स्ट टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जिसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, बाय यूजिंग द करेक्ट की, बहुत ध्यान से समझना, करेक्ट की मदद से ही वो डेटा फिर डिक्रिप्ट होता है। ओके, अच्छे से समझ में आ गया? आंसर लिख कर आ सकते हो। चलिए 15th क्वेश्चन, डिफाइन कीपर टेक्स्ट। तो कीपर टेक्स्ट क्या होता है? कीपर टेक्स्ट बेसिकली जब प्लेन टेक्स्ट को आप इनक्रिप्शन टेक्निक की मदद से किस में कन्वर्ट करते हो, इनक्रिप्शन करते हो, इनक्रिप्टेड डेटा में कन्वर्ट करते हो, उसे कीपर टेक्स्ट कहते हैं। सो कीपर टेक्स्ट इज अ टर्म यूज्ड टू रिफर ऑल्टर्ड डेटा। देखो, जब आप डेटा को बदल देते हो, जो डेटा आप सेंड करने वाले हो इंटरनेट पर, उस डेटा को यदि आपने बदल दिया है कोई ऑल्गोरिदम का यूज करके, ठीक है, आपने डिफरेंट ऑल्गोरिदम्स का यूज कर लिया है, डिफरेंट आपने प्रोग्राम्स का, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स का यूज कर लिया, इनक्रिप्शन टेक्निक्स का, इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का यूज कर लिया, और जो ओरिजिनल डेटा था उसको कीपर टेक्स्ट में बदल दिया, अनदर फॉर्म में बदल दिया, ठीक है। सो एज टू मेक द डेटा अनइंटेंजिबल टू अनऑथराइज्ड यूजर, जिसकी वजह से जब ये टेक्स्ट को कोई अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस करे तो उसके लिए वो डेटा कोई काम का नहीं रहे। आ गई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ वायरस स्कैनर। अब वायरस स्कैनर का क्या मतलब होता है? एंटीवायरस में एक वायरस स्कैनर भी होता है, तो उसका क्या मतलब होता है भाई? वो आपके जो भी मेमोरी होती है आपके डिवाइस में उसे स्कैन करता है, या फिर आप कोई अलग से यूएसबी डिवाइस या कुछ पेन ड्राइव वगैरह को कनेक्ट करते हो तो उसे स्कैन करता है। वायरस होते हैं तो बताता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। तो द मेन रोल ऑफ वायरस स्कैनर इज टू स्कैन योर डिस्क ऑफ वायरसेस एंड रिमूव दैम। डिस्क को वायरसेस से स्कैन करता है और इन्हें रिमूव कर देता है, जिसके लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं सो उसी सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे वायरस को स्कैन करने के लिए जिन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हो, अब उनके नाम यदि मैं आपको बताऊंगी तो आपको यहाँ लिख देना है। कुल मिला के जिन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हो वही नाम आपको यहाँ लिख देना है। ऑब्वियस सी बात है, मैकेफी, क्विक हिल, अवेरा, नॉर्टन, ये सारे आपके पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब इनमें से कोई भी दो नाम आपको याद कर लेना है। तो पॉपुलर नाम मैंने आपको बता ही दिए जो यहाँ लिखे, कोई भी दो आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको लेकर आना पड़ेगा। हाउ इज अ फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूजफुल। अब ये जो फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं ये कैसे यूजफुल होते हैं? फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक तरीके से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम में बल्क में जो फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, उन्हें अरेंज करते हैं,
ठीक है, आपके सिस्टम में एक विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर करके एक टूल मिलता है आपको, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर मिलता है, एक फोल्डर होता है बेसिकली, जैसे उस पर क्लिक करते हो तो आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल्स है, फोल्डर्स है, वो सब आपको दिखती हैं, और एक अरेंज्ड फॉर्मेट में, एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, इन्वर्टेड ट्री के स्ट्रक्चर में। मतलब सबसे पहले एक रूट डायरेक्टरी होती है ना, फिर उसके अंदर आपके फर्दर फोल्डर्स होते हैं। क्या होते हैं? फर्दर फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर 1, फोल्डर 2, ठीक है, फोल्डर 2। आई बात समझ में? अब क्या होता है, इन फोल्डर्स में फिर फर्दर फोल्डर या फाइल्स होती है। सपोज इसमें फिर 2 फोल्डर है, ठीक है, फोल्डर 3, फोल्डर 4, और इन फोल्डर्स में फिर फर्दर कुछ फाइल्स है। सपोज यहाँ पे आपने फिर कुछ फाइल 1, फाइल 2 स्टोर की हुई है, यहाँ पे फिर 2 फाइल स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ 3 फाइल्स को स्टोर करवाया हुआ है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। तो ये क्या है? ये एक फाइल को स्टोर करने का, फोल्डर को अरेंज करने का तरीका है, जो इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक मेन फोल्डर होता है जिसके अंदर फर्दर फोल्डर्स में आप फाइल्स को स्टोर करवा सकते हो, ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करवा सकते हो। जैसे हम बात कर लें डी ड्राइव की, तो डी ड्राइव में आप देखते हो, डी ड्राइव में कुछ फोल्डर्स आप क्रिएट कर लेते हो, उन फोल्डर्स में फिर आपकी कुछ फाइल होती है। तो दिस इज अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स इन योर सिस्टम। सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव एक रूट हो गया, फिर जो भी फोल्डर है, यूजर्स फोल्डर है, कोई सा भी फोल्डर है, सपोज म्यूजिक फोल्डर है जिसमें आपने म्यूजिक फाइल स्टोर की हुई है, तो म्यूजिक फोल्डर हुआ। म्यूजिक फोल्डर में फिर फर्दर आपने कुछ म्यूजिक फाइल्स स्टोर की हुई हैं, तो फाइल्स आ जाएंगी। आ रही है बात समझ में? बस इसी तरीके से फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ फाइल। देखो, फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपकी फाइल्स को स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और फाइल्स को आप ट्रैक कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर, विंडोज एक्सप्लोरर, ये आपको मिल जाते हैं, या फाइल एक्सप्लोरर के नाम से भी मिलता है आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर। देखो, विंडोज एक्सप्लोरर बेसिकली MS विंडोज में आपको मिल जाएगा। आजकल जो लेटेस्ट विंडोज 10, 11 का आप यूज करो, उसमें फाइल मैनेजर के नाम से ये टूल मिलता है। कभी भी उसको ओपन करके देखना, डबल क्लिक करके ओपन करना, आपको सारी फाइल्स वहां अरेंज्ड मिलेगी, जैसे मैंने बताया उसी फॉर्मेट में। Next question, and which is the last question of this session. Okay, what is B-scope software? B-scope softwares क्या होते हैं, and what are its advantages and disadvantages? B-scope software basically आपके customized application softwares होते हैं। कौन से softwares होते हैं? Customized application software, ठीक है। अब कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस कि जो यूजर की डिमांड को, यूजर की रिक्वायरमेंट को, यूजर की नीड को ध्यान में रखकर क्रिएट किए जाते हैं, वो सब आपके कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। सपोज मैं कोई बिजनेस रन कर रही हूँ, ठीक है, या मैं एक ऐसा सिस्टम बना रही हूँ जो यूजर्स को फैसिलिटी, स्टूडेंट्स को फैसिलिटी दे सके, ठीक है। अब मैंने मेरे सिस्टम में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स या कुछ ऐसे फीचर्स को ऐड किया हुआ है जिसमें क्लास 1st to 10th के स्टूडेंट्स इजीली सारे वीडियो लेक्चर्स को देख पाएंगे, राइट। अब इसमें हमें चेंजेस करने हैं। हमें क्या चेंजेस करने हैं? हमें सॉफ्टवेयर का पूरा सारी चीज़ बदलनी है। 1st to 10th के साथ हम इसे और इनलार्ज करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हम इसमें कुछ फीचर्स को रिमूव करना चाहते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हो, जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो, जो हर कोई जनरली नहीं करेगा, सिर्फ आप अपने पर्पस से कर रहे हो, अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करवा रहे हो। और इसके लिए आपने कोई प्रोग्रामर और कोई एक्सपर्ट को हायर किया हुआ है, जिसके लिए आप उसको अच्छा खासा मनी भी पे कर रहे हो, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर बना दो। सो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब इसके क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो पहले इसका डेफिनेशन देख लें, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। bespoke सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। bespoke और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, विच इज डेवलप्ड टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द यूजर। यूजर जो भी रिक्वायरमेंट या जो भी अपनी ज़रूरतें बताता है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे किसी कंपनी का अकाउंट सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, हर कंपनी के अकाउंट्स, फाइनेंस जो टर्म्स होती है वो डिफरेंट होती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल। अब एडवांटेज क्या है
कि ये सॉफ्टवेयर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनते हैं भाई, जैसा आप चाहते हो वैसा बना सकते हो, आपको हर तरीके से फैसिलिटी दे रहे हैं। आपका जितना मैनुअल वर्क है, आपका जितना भी हम बोले कि एफर्ट लगाने वाला काम है, वो सब कंप्यूटर आपका सॉफ्टवेयर करके दे रहा है, ऑटोमेटिक करके दे रहा है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसे क्रिएट कर रहे हो। द सॉफ्टवेयर वर्क्स एग्जैक्टली हाउ द यूजर वांटेड टू वर्क, वही लाइन जो मैंने बताई कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे आप चाहते हो। ऑनलाइन रिक्वायर्ड फीचर्स एज पर नीड आर अवेलेबल, इवन जो भी आपको इसमें ऑनलाइन ऐड करने, जो फीचर्स आपको जरूरी लगते हैं, आप इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हो, रिमूव भी करवा सकते हो। तो ये तो होगा इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात कर लें तो क्या होगा कि इस तरीके के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में टाइम तो लगता है। कोई भी काम जब आप अपने मन मुताबिक करते हो, अपने तरीके से करते हो, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा लॉन्ग टाइम लेते हैं एज कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर्स, है ना। जो बने बनाए सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं उनको आप सीधा सीधा यूज कर सकते हो, लेकिन यदि आप सॉफ्टवेयर अपने तरीके से बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए तो टाइम चाहिए ना। समटाइम्स इट्स कॉस्ट वेरी हाई, कभी कभी इन सॉफ्टवेयर, इस टाइप के सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ज्यादा भी हो जाती है ना। अ स्पेशल टीम इज रिक्वायर्ड टू फाइनलाइज एंड कस्टमाइज, एक स्पेशल प्रोग्रामर्स की टीम आपको चाहिए रहती है जो इन सॉफ्टवेयर को डेवलप करे, और साथ ही आपके पास भी एक टीम ऐसी होनी चाहिए जो इन सॉफ्टवेयर पे काम कर सके, जो इन सॉफ्टवेयर का यूज कर सके। आई बात समझ में। कैन नॉट डायरेक्टली इंस्टॉल्ड एट ए यूजर्स कंप्यूटर, इट विल इंस्टॉल्ड बाय एक्सपर्ट, और ये सॉफ्टवेयर को आप डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, हर कोई यूजर इसे डायरेक्टली यूज भी नहीं कर सकता है। आपको बाकायदा यहाँ पे एक्सपर्ट के थ्रू इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है, ट्रेनिंग देनी होती है, जब आप इसका यूज कर सकते हो। आ गई बात समझ में। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सो होप आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया। असाइनमेंट के थ्योरी क्वेश्चंस को, जो कि टोटल 18 क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिनके आंसर एक भी मेंशन आपकी बुक में नहीं है, आंसर के साथ, डिटेल के साथ, पूरे चैप्टर के रिवीजन के साथ हमने इस पर्टिकुलर वीडियो को कंप्लीट किया है। आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आई है। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा सकते हो, उनकी भी इस तरीके से हेल्प हो सकती है, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, CUT स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड, NTSC ओलंपियाड, और अब तो MP बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स के सारे वीडियो लेक्चर्स को आप ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट, या फिर आप मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ सारे वीडियो लेक्चर्स को कितनी भी बार देख सकते हो, अंडरस्टैंड। यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को भी एक्सेस कर सकते हो। इवन आप बुक्स, ई बुक्स, नोट्स, ई नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो इसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हो, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।